हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं जयपुर डेवलपमेंट एक्ट, जो जेडीए का एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई में, उसके लिए इम्पोर्टेंट है, जिसके चैप्टर 3 तक हम कवर कर चुके हैं। आज चैप्टर 4 को कंप्लीट कर लेंगे, पावर एंड फंक्शन ऑफ द अथॉरिटी। ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि सारे जो लेक्चर है वो डिग्लोट है और हर सेक्शन के साथ में एमसीक्यू को डील किया गया है। तो ये डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट सेशन रहने वाला है एग्ज़ाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। 5 इसमें सेक्शन है, 16, 17, 18, 19 और 20। क्या क्या बात करती है वो? पावर एंड फंक्शन ऑफ द अथॉरिटी। अथॉरिटी के पावर क्या है और फंक्शन क्या है। जबकि चैप्टर 3 में था फंक्शनल बोर्ड के बारे में, जिसमें ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड था और अदर था, और मीटिंग्स के बारे में डील किया गया था। 16 बात करता है फंक्शन की, अथॉरिटी के फंक्शन क्या होंगे। 17, नो अदर अथॉरिटी और पर्सन टू अंडरटेक सर्टन डेवलपमेंट विदाउट द परमिशन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी के परमिशन के बिना कोई भी डेवलपमेंट या किसी भी तरह का काम नहीं किया जा सकता। इसमें दे रखा है पावर। फिर 19 में पावर टू रिक्वायर लोकल अथॉरिटी टू अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सर्टन केसेस, इसमें रिक्वायर करने की बात की गई है। 20 में है पावर ऑफ द अथॉरिटी टू एग्जीक्यूट एनी प्लान। ये है फाइनल जो एग्जीक्यूशन है वो सेक्शन 20 में किया जाएगा। तो पढ़ते हैं हम सेक्शन 16। सेक्शन 16, फंक्शंस ऑफ द अथॉरिटी। प्राधिकरण के कार्य क्या क्या होंगे। द अथॉरिटी इज़ द प्रिंसिपल एजेंसी फॉर द प्लान डेवलपमेंट ऑफ जयपुर। यानी प्राधिकरण जयपुर के नियोजन के विकास के लिए एक प्रमुख एजेंसी है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसका काम क्या है? इसका काम है मास्टर डेवलपमेंट प्लान बनाना और जोनल डेवलपमेंट प्लान बनाना। ये दोनों तरह के प्लान बनाने का काम ये अथॉरिटी करता है। और इसके अलावा ये इम्प्लीमेंट भी करती है जो भी प्लान्स और स्कीम है जो इस एक्ट में दे रखी है, उसके अधीन रहते हुए उनका इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन किया जाता है। हालांकि एग्जीक्यूशन के लिए सेक्शन 20 अलग से दे रखा है, तो इसमें हम कहते हैं इम्प्लीमेंट्स करता है। इट कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट एंड लोकल अथॉरिटी। जो भी अलग अलग अथॉरिटी और विभागों की जो स्थापना की गई है, उनकी जो गतिविधियाँ हैं उनका आपस में समन्वय करता है, ताकि वो सुचारू रूप से चल सके, अच्छे से चल सके। इसके अलावा इट में अंडरटेक और कोर्स टू बी अंडरटेकन एनी डेवलपमेंट वर्क। इसके अलावा विकास कार्यों को कर सकता है या उन्हें करवाने की व्यवस्था भी कर सकता है। इट में एंटर इनटू एग्रीमेंट विद एनी गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और पर्सन। इसके अलावा कई बार क्या स्पॉन्सरशिप की तरह या और भी एक्टिविटी होती है जिसमें प्राइवेट पर्सन भी इंक्लूड होते हैं, उन सब में समझौते करवाने का काम, एग्रीमेंट करवाने का काम भी अथॉरिटी का ही होता है। और इसके अलावा इट कैन एक्वायर और डिस्पोज, दोनों ही तरह के। कई बार हम देखते हैं लोग एनक्रोचमेंट कर देते हैं अपने घरों के आगे या रोड के ऊपर, तो उनको हटाने का, उन लैंड को एक्वायर करने का काम भी ये इस एक्ट के तहत कर सकता है। इट कैन रेज फंड, बोरो मनी, रिसीव ग्रांट एंड कंट्रीब्यूशन। ये धन को जुटा सकता है, ऋण भी ले सकता है। अगर आवश्यकता पड़े तो अनुदान, योगदान किसी तरीके से भी प्राप्त कर सकता है गवर्नमेंट से, जो कि दिया जाता है। इसके अलावा इट कैन फ्रेम रेगुलेशन, बाई लॉज, गिव डायरेक्शन फॉर कैरिंग आउट ऑफ इट्स फंक्शन। और अपने कार्यों को करने के लिए पूरी तरीके से डायरेक्शन देने के लिए ये स्वतंत्र है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है। ये विनिमय, उपनियम, मतलब ताकि दिशा निर्देश देना, डायरेक्शंस अच्छे से काम हो सके, उसके लिए बना सकता है अपना खुद का अलग से। और इट परफॉर्म सच अदर फंक्शन एज मे बी नेसेसरी फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए सेक्शन 16 के अलावा अगर और कोई काम है तो वो भी इनके द्वारा किया जा सकता है। कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। सेक्शन 16 किससे रिलेटेड है? तो किससे रिलेटेड है ये? फंक्शन से रिलेटेड है। इतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं है ये। हाँ, ये है सेक्शन 16 के अनुसार इसका ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है एक्ट का। तो जयपुर क्षेत्र का एकीकृत विकास करना, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करना। फिर दोनों मास्टर डेवलपमेंट प्लान और जोनल डेवलपमेंट प्लान तैयार करने का काम किसका है? ये तो स्टार्टिंग में ही हमने देखा था। तो किसका है? ये प्राधिकरण का है। धारा 16 के अनुसार प्राधिकरण क्या लागू कर सकता है? योजनाएं और परियोजनाओं को तैयार भी कर सकता है और अपनी तरफ से
लागू भी कर सकता है। प्राधिकरण विभिन्न विभागों में किस तरीके से कार्य करता है, वो विभिन्न विभागों का आपस में क्या करता है, आपस में कोऑर्डिनेशन का काम करता है। सेक्शन 16 के अनुसार अथॉरिटी किसके साथ एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, तो किसी भी संस्था के साथ, सरकार के साथ में किया जा सकता है। सेक्शन 16 के अनुसार प्राधिकरण क्या प्राप्त कर सकता है, तो ग्रांट, लोन, योगदान सब। प्राधिकरण नियंत्रण, होर्डिंग्स, जो विज्ञापन हम देखते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं, उन सबको कंट्रोल करने की पावर भी अथॉरिटी के पास में होती है, जेडीए के पास में होती है। और जेडीए और परमिशन भी लेनी पड़ती है, अगर कुछ होर्डिंग्स लगानी होती है सिटी में, तो उसके लिए पहले जेडीए की परमिशन लेनी होती है। सेक्शन 16 के अनुसार अथॉरिटी रेगुलेशन बना सकती है, बाई लॉज बना सकती है, डायरेक्शन दे सकती है, ताकि उनके द्वारा जो दिए जाने वाले कार्य है डेवलपमेंट के लिए, वो सुचारू रूप से चल सके। सेक्शन 16 के अनुसार अथॉरिटी अदर भी एक्ट कर सकती है, जो इस एक्ट के ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए आवश्यक हो। सेक्शन 17, नो अथॉरिटी और पर्सन अंडरटेक सर्टन डेवलपमेंट विदाउट परमिशन, यानी किसी भी व्यक्ति के द्वारा और किसी भी अथॉरिटी के द्वारा किसी भी फंक्शनल बोर्ड या कुछ भी इस अधिनियम के अधीन बनाए गए हैं, उन्हें बिना डेवलपमेंट अथॉरिटी के परमिशन के कोई भी डेवलपमेंट कार्य नहीं किया जाएगा। तो जनरल रूल पहला यही कहता है कि प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी अन्य प्राधिकरण या व्यक्ति जयपुर विकास क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य नहीं करेगा। ये जनरल बात हो गई। दिस अप्लाइज टू डेवलपमेंट वर्क ऑफ पब्लिक पर्पज, सार्वजनिक उद्देश्य के विकास कार्यों पर भी ये लागू होता है। थर्ड पॉइंट है, द अथॉरिटी में ग्रांट परमिशन, दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती। ये अथॉरिटी का डिस्क्रिएशन है, अगर ठीक लगता है अथॉरिटी को तो परमिशन दे सकती है। मान लीजिए कोई एक्ट ऐसा है जो डेवलपमेंट, मास्टर डेवलपमेंट प्लान या फिर जोनल डेवलपमेंट प्लान के अनुसार नहीं है, तो अथॉरिटी परमिशन देने से मना भी कर सकती है। द अथॉरिटी may refuse permission if the proposed work is not accordance with the master development plan and general development plan. फिर नो डेवलपमेंट वर्क शेल बी अंडरटेकन इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी कंडीशन इम्पोज्ड वाइल ग्रांटिंग परमिशन, अनुमति देने समय कोई भी शर्त लगाई जा सकती है और उसके उल्लंघन में कोई भी विकास कार्य जयपुर में नहीं किया जाएगा। अगर कोई कार्य किया जाता है तो प्राधिकरण उस पर स्टे लगा सकता है, उसको रोक सकता है। द अथॉरिटी में टेक सच ऑर्डर एक्शन एज डीम्स फिट एज सच इन केस, अगर ऐसा कोई मामला होता है जिसमें शर्त का उल्लंघन किया जाता है, वॉयलेंस किया जाता है, तो प्राधिकरण अपने हिसाब से अदर कार्यवाही भी कर सकता है। द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन आर इन एडिशन टू एंड नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, यानी इस धारा के प्रावधान उस समय लागू किसी अन्य विधि के अतिरिक्त है, प्रतिकूल नहीं है। अगर कोई एक्ट पहले से चल रहा है, कोई रेगुलेशन पहले से चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसको कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, ये उसके एडिशनल में दे रखे हैं। मोस्टली सेक्शन सारे पॉइंट्स को कवर किया गया है, फिर भी अगर कोई सेक्शन 17 में या किसी भी सेक्शन में अगर कोई पॉइंट्स रह जाते हैं तो उन्हें हम एमसीक्यू में डील कर लेंगे। तो इस तरीके से आपके सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। जैसे कि कुछ क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन 17 में। पहला तो यही आ सकता है कि सेक्शन 17 है किससे संबंधित, तो अगर कोई बिना परमिशन के डेवलपमेंट करता है तो उस पर अथॉरिटी रोक लगा सकती है। तो अगर कोई भी विकास कार्य किया जाता है तो सबसे पहले अनुमति लेने की आवश्यकता होती है, मैंने ये 16 में भी बताया था। तो किसकी अनुमति चाहिए, तो अथॉरिटी की अनुमति चाहिए। और कोई भी व्यक्ति बिना अथॉरिटी की परमिशन के कोई कार्य नहीं कर सकता डेवलपमेंट का। प्राधिकरण विकास कार्य की अनुमति किस आधार पर दे सकता है, तो ये उसका इफ़ ही थिंक्स फिट, तो शर्त के साथ या शर्त के बिना ऐसा आदेश दिया जा सकता है। यदि कोई कार्य ऐसा है जो मास्टर डेवलपमेंट प्लान या जोनल डेवलपमेंट प्लान के अनुरूप नहीं है, तो अथॉरिटी परमिशन देने से मना भी कर सकता है। फिर सेक्शन 17 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के विकास कार्य करता है तो प्राधिकरण के पास में ये पावर है कि वो उस कार्य को रोक सकता है। ये हमने नहीं किया था पॉइंटर्स में, तो अब देख लेते हैं। सेक्शन 17 के अनुसार आवेदन मिलने के बाद प्राधिकरण कितने दिनों में अनुमति देने या नहीं देने का डिसीजन लेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 60 डेज़ का टाइम होता है एक एप्लीकेशन के बाद में कि वो अपना डिसीजन दे।
यदि 16 दिनों में निर्णय नहीं दिया जाता तो आवेदन क्या कर सकता है, वो और एक बार और एप्लीकेशन लगा सकता है। फिर इस सेक्शन से अथॉरिटी की अनुमति के विरुद्ध अपील भी की जा सकती है। कहाँ की जाएगी अपील? राज्य सरकार में की जाएगी। और अपील कितने दिनों में की जाएगी? 30 दिनों में की जाएगी। तो 3 पॉइंट हमारे उसमें रह गए थे। तो ये तो 16 डेज़ में जवाब देना है अथॉरिटी को, और इसकी अपील की जा सकती है स्टेट गवर्नमेंट को, और अपील का जो टाइम पीरियड है वो है 30 डेज़। तो इस तरीके से ये सेक्शन 17 हमारा कंप्लीट होता है। सेक्शन 18, पावर ऑफ अथॉरिटी टू गिव डायरेक्शन। अथॉरिटी की पावर है डायरेक्शन देने की। इतना इसमें एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, वो हम बस सेक्शन को पढ़ते हैं, उसके बाद डील करते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम गिव डायरेक्शन टू द अथॉरिटी इन राइटिंग। तो डायरेक्शन देने का पावर किसके पास में है? स्टेट गवर्नमेंट के पास में है। लिखित में समय समय पर निर्देश दे सकती है। द डायरेक्शन में रिलेट टू द परफॉर्मेंस ऑफ एनी फंक्शन ऑफ द अथॉरिटी। निर्देश किससे रिलेटेड हो सकते हैं? उसके किसी भी अथॉरिटी के कार्य से संबंधित हो सकते हैं। द अथॉरिटी शेल गिव अफेक्ट टू सच डायरेक्शन एंड एंश्योर कंप्लाइंस। ये सुनिश्चित करेगी कि जो डायरेक्शन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं उनका पालन हो, प्रभावी रूप से वो कार्य किया जाए। द डायरेक्शन गिव शेल बी कंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के अनुसार ही होंगे। द स्टेट गवर्नमेंट में ऑल्सो इशू जनरल और स्पेसिफिक पॉलिसी डायरेक्शंस। The direction may be issued in the interest of planned and proper development of the जयपुर डेवलपमेंट एरिया। और जो भी निर्देश होंगे वो जयपुर से रिलेटेड होंगे, उसके जो बिल्कुल इंटरेस्ट होगा, प्लान्ड जो किस तरीके से उसका डेवलपमेंट करना है बिल्कुल प्लान तरीके से। द अथॉरिटी में सीक क्लियरिफिकेशन इफ़ एनी डायरेक्शन इज़ नॉट क्लियर। वापस से मांगा जा सकता है। द डायरेक्शन इशूड अंडर दिस सेक्शन शेल बी बाइंडिंग टू द अथॉरिटी, के लिए बाइंडिंग होगा वो। नथिंग इन दिस सेक्शन शेल अफेक्ट द फाइनेंशियल पावर ऑफ द अथॉरिटी। द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन आर इन एडिशन टू, नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ। किसी अदर लॉ के प्रतिकूल नहीं होंगे। किसी अगर कोई अदर लॉ प्रभाव में है तो उसके अतिरिक्त होंगे, ना कि। एक पॉइंट इसमें ये है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई डायरेक्शंस दिए और अथॉरिटी को उसको लेकर कुछ ऑब्जेक्शन है, तो वो 15 डेज़ की टाइम लिमिट दे रखी है। वो 15 डेज़ में आपत्ति कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट को। अब इसके कुछ एमसी सेक्शन 18 किससे रिलेटेड है? टाइटल का क्वेश्चन, प्राधिकरण के निर्देश देने की शक्तियों से। सेक्शन 18 के अनुसार प्राधिकरण किसे निर्देश दे सकता है? तो किसे दिए जा सकते हैं? स्थानीय प्राधिकरण को, अन्य प्राधिकरण को, व्यक्ति को, और स्टेट गवर्नमेंट देती है अथॉरिटी को। और इनका उद्देश्य क्या है? किसी भी योजना या परियोजना का क्रियान्वयन करना। दिए गए निर्देशों का पालन कौन करेगा? तो अगर स्टेट गवर्नमेंट ने दिए तो अथॉरिटी है, सबके द्वारा किया जाना है। और अथॉरिटी के द्वारा किए गए तो जो भी सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ या फंक्शनल बोर्ड है उनके द्वारा किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि स्थानीय प्राधिकरण के निर्देश पर अगर आपत्ति होती है तो वो कितने दिनों में अपील कर सकता है? 15 डेज़ में अपील कर सकता है। हमने पढ़ा था कि 16 डेज़ में क्या पढ़ा था? अगर परमिशन चाहिए कोई भी डेवलपमेंट करने की, तो जो अथॉरिटी है वो 60 दिन में रिप्लाई करेगी। अगर नहीं करे तो 30 दिन का लिमिटेशन होता है, हम अपील कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट को। और ये तीसरी लिमिटेशन इस चैप्टर में है 15 डेज़ की, कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ डायरेक्शन दिए अथॉरिटी को तो 15 दिन का टाइम है, स्टेट अथॉरिटी उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकती है। तो ये तीनों लिमिटेशन इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 18 के अनुसार अपील किसके पास की जाएगी? स्टेट गवर्नमेंट के पास में की जाएगी ऑब्जेक्शन की अपील। कितने दिनों में? 15 दिनों में। ये अथॉरिटी कर रही है ऑब्जेक्शन। सेक्शन 8, राज्य सरकार ने अगर कोई भी डायरेक्शन दिया है तो वो फाइनल होगा। सेक्शन 18 के अनुसार प्राधिकरण क्या सुनिश्चित करेगा? परियोजना योजना का सही क्रियान्वयन। सेक्शन 18 में अथॉरिटी की पावर किससे जुड़ी हुई है? डायरेक्शन देने से। 18 के अनुसार निर्देश किसके हित में दिए जाएंगे? तो जयपुर रीजन के विकास के लिए दिए जाएंगे। सेक्शन 19,
स्थानीय प्राधिकरणों और अन्य व्यक्तियों से अभिलेख मांगने की शक्ति। तो ये शक्ति किसकी है? ये शक्ति अथॉरिटी की है कि अथॉरिटी किसी भी लोकल जो अथॉरिटीज़ है उनसे या किसी भी पर्सन से कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी रिकॉर्ड, बुक वगैरह मांग सकती है। तो जनरल पॉइंट ये है, प्राधिकरण लिखित नोटिस द्वारा किसी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य व्यक्ति से कोई भी पुस्तक, योजना, दस्तावेज, रजिस्टर, विवरणी, रिपोर्ट या अन्य कोई भी अभिलेख के लिए कह सकता है। उसमें टाइम और स्थान दिया हुआ होगा और सूचना और स्पष्टीकरण भी मांग सकता है, यानी किसी रिकॉर्ड के अलावा वो सिर्फ सूचना और स्पष्टीकरण भी मांगा जा सकता है। सबके लिए, जिनको भी ये नोटिस भेजा जा रहा है उनके लिए ज़रूरी है कि वो कंप्लाई करेगा, शेल कंप्लाई, यानी मैंडेटरी है, उनको करना ही पड़ेगा। और यदि किसी के द्वारा ऐसा पालन नहीं किया जाता, यदि कोई स्थानीय प्राधिकरण या अन्य व्यक्ति उचित कारण के बिना नोटिस का पालन नहीं करता तो प्राधिकरण उचित कार्यवाही भी कर सकता है, जो भी सही लिखेगी। और ये चीज़ें उनसे मांगी जा सकती है, मतलब डेवलपमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें मांगी जा सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें प्रोविज़न आ जाता है अपील का और लिमिटेशन का। अगर कोई स्थानीय प्राधिकरण या अन्य व्यक्ति को इस धारा के अधीन कोई नोटिस जारी किया गया तो वो इसकी अपील कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट के पास में। कितने दिनों में? 15 डेज में, यानी नोटिस मिलने के 15 डेज के भीतर। और फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी डिसीजन दिया जाएगा वो फाइनल डिसीजन होगा, अंतिम डिसीजन होगा। तो ये है सेक्शन 17। अब इस 19। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सेक्शन 19 किससे रिलेटेड है? तो सेक्शन 19 किससे रिलेटेड है? स्थानीय प्राधिकरण व्यक्तियों से अभिलेख मंगाने की शक्ति, यानी टाइटल तो सबके क्वेश्चन बनते ही हैं। सेक्शन 19 में किसके माध्यम से रिकॉर्ड और दस्तावेज मंगवा सकता है? तो वो रिटर्न में नोटिस दिया जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ये हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर किसी अथॉरिटी को कोई आपत्ति होती है तो वो अपील कहाँ की जाएगी? इसमें मोस्टली अपीलें जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को ही जा रही है अभी तक। कितने दिनों के भीतर करनी है? 15 डेज के भीतर। और स्टेट गवर्नमेंट का जो डिसीजन है वो कैसा होगा? तो वो फाइनल होगा। अब है सेक्शन 20, पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रविक्शन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर दंड। सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन इस एक्ट की, इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इफ़ एनी पर्सन कॉन्ट्रावेंस एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी रूल, रेगुलेशन, बाय लॉ, कुछ भी मेड देयर अंडर, ही शैल बी पनिशेबल। तो वो दंडनीय होगा ही होगा, चाहे इस अधिनियम के किसी नियम, विनियम, उपविधि किसी का भी उल्लंघन करो, वो दंडनीय होगा ही होगा। पनिशमेंट कितना मिलेगा? एक्सटेंड टू 6 मंथ, 6 महीने तक का हो सकता है, यानी मैक्सिमम है 6 मंथ। इसके साथ और फाइन विद 1 लाख रुपीज़ और बोथ, यानी 6 मंथ और 1 लाख रुपए या दोनों, ये इसको पनिशमेंट दिया जाएगा। और इंटरेस्टिंग, अगर उल्लंघन निरंतर जारी रहता है, फिर भी अगर रहता है तो अतिरिक्त में दिया जाएगा 5,000 रुपये का जुर्माना, यानी ये तो है ही है, इसके अलावा जुर्माना जो है वो अतिरिक्त में होगा 5,000, 6 मंथ, 1 लाख या दोनों। और अगर बार बार चल रहा है, कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, तो 5,000 रुपये जुर्माना। और इस तरीके का जो एक्ट है वो कोग्निजेबल एक्ट माना गया है। और लेकिन इसकी जो समरी है वो समरीली होगा, संक्षिप्त विचारण इसका किया जाएगा। ये इसको पॉइंटर्स में दिया गया है। तो याद रखने वाली बात है कि ये अपराध कोग्निजेबल है, लेकिन फिर भी इसका ट्रायल कैसे होगा? समरी ट्रायल की तरह होगा। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सेक्शन 20 किससे रिलेटेड है? पेनल्टी से रिलेटेड है। अगर कोई भी व्यक्ति इस एक्ट में किसी भी विधि, उपविधि का उल्लंघन करता है तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, क्रिमिनलाइज किया जाएगा। और अधिकतम कारावास कितना है? 6 मंथ, हमने पढ़ा ही था। और जुर्माना कितना है? 1 लाख तक का, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। और अतिरिक्त में हुआ तो 5,000। तो ये 3 क्वेश्चन इसके अलग अलग बन सकते हैं। जैसे धारा 20 के अनुसार अधिकतम जुर्माना कितना हो सकता है? 1 लाख तक। और अगर फिर भी कंटिन्यूएंस ऑफेंस है तो 5,000 अतिरिक्त में दिया जाएगा प्रतिदिन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट
क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे, जो सेक्शन 21 से लेके 28 तक है। बहुत ही समराइज तरीके से पढ़ेंगे, एमसीक्यू को डील करते हुए। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।